स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइंस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों ने टेक्सटाइल पढ़ लिया है और टेक्सटाइल पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग हेल्थ साइंस को पढ़ेंगे, यानी स्वास्थ्य विज्ञान। क्या पढ़ना है हम लोगों को? हेल्थ साइंस यानी स्वास्थ्य विज्ञान। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्वास्थ्य विज्ञान में हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें इसमें, और इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे ना। तो क्या है इसमें, क्या क्या चीजें पढ़ी है, और आप लोग जानते ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो है हेल्थ साइंस से वो आए थे टीजीटी में ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास बहुत अच्छे से लीजिएगा। ये देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है स्वास्थ्य विज्ञान में। स्वास्थ्य विज्ञान में हम लोग को इसके बारे में, इसमें WHO की परिभाषा, WHO ने स्वास्थ्य की कौन सी परिभाषाएं दी हैं, कौन सी इसमें क्या चीजें ऐड की हैं, ये हम लोग क्या है एक्सटेंशन में यानी प्रसार शिक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है। तो WHO की संस्था क्या काम करती है स्वास्थ्य से संबंधित, और क्या है कि इसके इतिहास के बारे में, और क्या कि स्वास्थ्य विज्ञान के कौन से नाम है ना। हम लोगों ने क्या है कि स्वास्थ्य विज्ञान के नाम जो जल से फैलने वाले हैं, वायु से फैलने वाले रोग हैं, मतलब इस तरीके से कुछ प्राथमिक चिकित्साएं कि तुरंत अगर कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं हो गई तो आप तुरंत तो लेके हॉस्पिटल जब जाते हैं, तो उसके बाद क्या है, उसके पहले ऐसा कोई उपचार कर सके जिससे अगर किसी को ब्लड निकल रहा है तो उसको रोका जा सके। मतलब ये सब चीजें इसमें ऐड की हुई हैं। मातृ मृत्यु दर के कारण क्या है, कितने हो रहे हैं, शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है, तो यही सारी चीजें जो हैं वो स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है, पहले स्टार्ट करेंगे स्वास्थ्य यानी हेल्थ। स्वास्थ्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। ये क्या है, मनुष्य की ऐसी स्थिति है, अगर देखिए कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अंदर अगर रोग नहीं है तो उसे व्यक्ति स्वस्थ कहेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके अंदर कोई रोग नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कह सकते हैं सामाजिक रूप से, इन सबसे क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। किसके किसके रूप से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। और WHO ने यही परिभाषा दी थी, कोई जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति के शरीर में अगर रोग नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो। वो इन चारों के अगर रूप से चारों से ये सबसे स्वस्थ हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। कौन कौन सी, उसमें बदलाव क्या हुआ, यही जो आध्यात्मिक है पहले नहीं था, उसके बाद क्या है इसको इसी में ऐड कर दिया गया। पहले क्या था, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उसके बाद इसको ऐड करके क्या कर दिया गया, आध्यात्मिक इसमें ऐड कर दिया गया। और मतलब आप कह सकते हैं फिजिकल, मेंटल, और क्या सोशल, और क्या कह सकते हैं स्पिरिचुअल। तो ये चारों चीजें हैं जिससे क्या है, इन चारों रूप से अगर कोई स्वस्थ है कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग इसको जानते ही होंगे ना। तो ये हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, प्रसार शिक्षा में। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, ये हम लोग जानते ही हैं, कितना कि 7 अप्रैल 1948 को, कितना, 7 अप्रैल 1948 को। यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ था टीजीटी के। तो इसी 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। तो ये हम लोगों ने समझा। तो हमने क्या समझा कि अगर व्यक्ति इन चारों मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा के रूप में कोई व्यक्ति के अंदर रोग नहीं है तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो नहीं माना जाएगा जब तक वह शारीरिक रूप से, किससे, शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, और किससे, सामाजिक रूप से स्वस्थ ना हो, और किससे, आध्यात्मिक। इन चारों से क्या है, वो व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी उसे स्वस्थ माना जाएगा। यह इन चारों से स्वस्थ हो, ये परिभाषा किसने दी, तो परिभाषा ये किसने दी है, ये WHO ने यही परिभाषा दी है। यही आध्यात्मिक जो है बाद में ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये चीजें, एक चीज आपने क्लियर करी। अब आगे हम क्या देखते हैं कि स्वास्थ्य विज्ञान में आया था ना कि हाइजीन क्या है, हाइजीन क्या है, इसको समझते हैं। तो पहले देखिए, ये एक कहानी के रूप में इसको समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक यहाँ पर राजा थे ना, और आप ये हाइजीन को देखेंगे तो इसमें क्या है, ये एक महिला है ना, और इनको देखेंगे, ये बहुत सुंदर थी। ये क्या थी, बहुत सुंदर थी। इनके हाथ में आप देखेंगे एक कटोरा था ना, कटोरा है, और इनके हाथ में एक कटोरा है, और क्या है, सांप उस कटोरे से कुछ पी रहा है। यही आप इनके फिगर को देखेंगे तो यही आप देखेंगे।
तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कहानी के द्वारा समझेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य विज्ञान यानी स्वास्थ्य विज्ञान, हमने क्या कहा कि स्वास्थ्य विज्ञान हाइजीन, हाइजीन यानी ये कैसा, हाइजीन क्या है, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी, स्वास्थ्य विज्ञान हाइजीन अंग्रेजी शब्द का रूपांतरित रूप है, का रूपांतरित रूप है। स्वास्थ्य विज्ञान अंग्रेजी शब्द का क्या है, रूपांतरित रूप है। और क्या है कि ये रूपांतरित रूप है। हाइजीन ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कैसा शब्द है हाइजीन, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो स्वास्थ्य विज्ञान हाइजीन जो है वो अंग्रेजी भाषा का रूपांतरित रूप है और हाइजीन जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो किससे बना है, जो हाइजिया, हाइजिया, हाइजिया शब्द से बना है, हाइजिया शब्द से बना है, हाइजिया शब्द से बना है। हाइजिया क्या थी, वो एक ग्रीक की देवी थी। तो जो हाइजिया थी, हाइजिया वो क्या थी, ग्रीक की देवी। हाइजिया क्या थी, ग्रीक की देवी थी। और यही जो देवी थी जिससे क्या है, जिससे क्या बना है, हाइजीन बना है। तो हाइजिया शब्द से क्या बना, हाइजीन बना। हाइजिया शब्द से बना है हाइजीन। और हाइजीन जो है ये एक मतलब अंग्रेजी शब्द का क्या है, रूपांतरित रूप है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये इतना आप लोगों ने जाना। हाइजिया कौन थी, ये कौन सी ग्रीक की देवी थी जिससे हाइजीन बना ना। और इनके हाथ में क्या है, हमने क्या कहा, एक हाथ में कटोरा है ना, एक हाथ में कटोरा है। और क्या है, कटोरे में यही मतभेद है कि कटोरे में है क्या, कटोरे में दूध है, पानी है, क्या है। और इसका अनुमान सब लोग कहते हैं कि मतलब ग्रीक के लोग, वहां के लोग कहते हैं कि ये कटोरे में दूध था, क्योंकि वहां उसमें से सांप जो है वो कुछ पी रहा था। क्या है कि कटोरे से कुछ पी रहा है। और बात की जाए ये सांप की, तो आपको इनके फिगर में सांप दिखेगा। और ये जो सांप है ये क्या है, ये आध्यात्मिक निरोधकता का सूचक है। किसका, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक निरोधकता, निरोधकता का सूचक है। चलिए एक बार इसको क्लियर करते हैं, फिर से समझते हैं स्वास्थ्य विज्ञान। हमने स्वास्थ्य विज्ञान के मतलब क्या है, WHO के अनुसार परिभाषा देखी और क्या समझा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। हमने ये समझा कि स्वास्थ्य विज्ञान में क्या है, हाइजीन जो है अंग्रेजी शब्द का क्या है, रूपांतरित रूप है। और ये कि हाइजीन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका जो है रूपांतरित रूप ये हमने समझा, जो हाइजिया शब्द से ये बना हुआ है हाइजीन। हाइजिया जो है ये ग्रीक की देवी थी। अभी आप देखेंगे तो ये क्या है, एक मतलब पति पत्नी है, उनकी एक बेटी है, उनकी 4 बेटी थी, उनमें क्या है एक का नाम हाइजिया था। अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। हाइजिया जो है ये ग्रीक की देवी थी, बहुत सुंदर थी। और क्या है, इनके हाथ में, एक हाथ में कटोरा था और सांप जो है उस कटोरे से कुछ पी रहा था। इस चीज में मतभेद है कि कटोरे से सांप जो है क्या पी रहा है, हो सकता है कि दूध ही पी रहा हो, यही अनुमान है। तो ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, बाकी चीजें क्या है, मतभेद है। सांप किस लिए है, ये आध्यात्मिक निरोधकता का सूचक है। यानी हाइजिया को क्या है, स्वच्छता और स्वास्थ्य की देवी कहा जाता है। हमने क्या समझा कि हाइजिया को किसका सूचक कहा जाता है, तो स्वच्छता, स्वच्छता और स्वास्थ्य का सूचक कहते हैं। हमने क्या समझा कि हाइजिया को स्वच्छता और स्वास्थ्य का सूचक कहते हैं। सांप जो है ये आध्यात्मिक निरोधकता का सूचक है। चलिए इतनी सारी चीजें हम लोगों की क्लियर हुई। अब हम इनकी क्या है, ग्रीक की एक पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। चलिए उसको समझते हैं और उसी से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ आप लोग को वही पढ़ना है कि ग्रीक की एक पौराणिक कथा है, ग्रीक की पौराणिक कथा है। ग्रीक की क्या है, एक पौराणिक कथा है। इसमें क्या है, एक राजा थे, मेन चीज बस नोट करेंगे, एक राजा थे। और क्या है, एक राजा थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या था कि एस्क्लेपियस, एस्क्लेपियस,
जिनका नाम जो है एस्क्लेपियस था। हमने क्या समझा, ग्रीक की ये क्या है, एक पौराणिक कथा है जिनका नाम क्या है कि ये यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम क्या था, एस्क्लेपियस, मतलब यही मुख्य थे, यही एक नायक के रूप में है, एस्क्लेपियस इनका नाम था, जिन्हें चिकित्सा देवता कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, चिकित्सा देवता, जिन्हें क्या कहते थे कि चिकित्सा देवता कहा जाता है। इनके पिता जो थे, इनके पिता अपोलो, आप अपोलो हॉस्पिटल का नाम बहुत सुनते होंगे, इनके पिता का नाम क्या था, अपोलो, यानी क्या हो गए, ये इनके पिता हो गए ना। अपोलो कौन थे, अपोलो कौन थे, ये एस्क्लेपियस के पिता थे। अपोलो एस्क्लेपियस के पिता थे, और एस्क्लेपियस जो हैं ये क्या थे, ये चिकित्सा देवता थे ना, चिकित्सा देवता थे। अब इसके आगे समझेंगे कि अपोलो थे और इनकी माता का नाम जो है, अपोलो है, माता का नाम क्या था, पोरोनेस, माता का नाम पोरोनेस, माता का नाम क्या है, पोरोनेस है। यानी एस्क्लेपियस के कई पत्नियां थी, कई पत्नियां थी। उन पत्नियों में से एक पत्नी का नाम क्या था, उन पत्नियों में से एस्क्लेपियस की कई पत्नियां थी, उन पत्नियों में से कई पत्नियां थी, कई पत्नियां, और उन पत्नियों में से एक का नाम क्या था, एक का नाम क्या था, एपियोन था। एपियोन जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, एपियोन ग्रीक भाषा के किससे बना है, एपियोन किसके, ग्रीक भाषा के एपिओस से बना है, एपिओस से बना है। एपियोन ग्रीक भाषा के किससे बना है, एपिओस से बना है। ठीक, हमने इतना समझा कि इस किससे बना है, एपिओस से बना है, और जिसका अर्थ होता है, एपिओस का क्या अर्थ होता है कि सुखदायक ये होता है ना। ये जो है कि ये सुखदायक होता है, ये पति पत्नी यानी क्या है, एस्क्लेपियस, कौन पति पत्नी, एस्क्लेपियस, और क्या है, एपियोन, एस्क्लेपियस और क्या है कि एपियोन, ये जो है ये पति पत्नी हैं। इनकी 5 बेटियां थी, कितनी बेटियां थी, 5 मतलब बेटियां थी। हमने क्या समझा, एक बार फिर समझिए, ये एक कथा के रूप में है। क्या है, एक राजा थे, उनका नाम क्या था, एस्क्लेपियस, उनके पिता का नाम अपोलो, उनकी माता का नाम पोरोनेस। ठीक, ये क्या हो गए, ये माता हो गई, पिता हो गए। एस्क्लेपियस को क्या कहा जाता था, चिकित्सा देवता, मेन मुख्य यही है। फिर उसके बाद माता का नाम पोरोनेस था। एस्क्लेपियस की कई सारी पत्नियां थी, उन पत्नियों में एक का नाम क्या था कि एपियोन था। तो पति पत्नी कौन हुए, एस्क्लेपियस हो गए और एपियोन हो गए। इन लोगों की अगर आप बात करें तो सास ससुर कौन हो गए, अपोलो और पोरोनेस हो गए। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो एपियोस जो है इनका ये क्या है, ये एपियोस का अर्थ होता है, ये एपियोन जो है वो ग्रीक भाषा के एपियोस से बना है, और एपियोस का अर्थ होता है सुखदायक। क्या है, एस्क्लेपियस का चिकित्सा देवता और एपियोस का सुखदायक। इतनी समझिए हमने बातें। इन दोनों जो पति पत्नी हैं इनके, यानी एस्क्लेपियस और एपियोन, किसके, एस्क्लेपियस और एपियोन, एस्क्लेपियस और एपियोन के कितनी, 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां, 5 बेटियां थी ना। अब 5 बेटियों के नाम देखेंगे, उसी में आपको किसका नाम दिखेगा, ये जो हम लोगों ने हाइजीन ये जाना है, उसी में आपको देखने को मिलेगा। इनकी कितनी बेटियां थी, 5 बेटियां थी। 5 बेटियों में एक का नाम क्या था, हाइजिया था। एक का नाम क्या था, हाइजिया था। चलिए एक एक करके देखेंगे तो ये क्या है, और जिन्हें स्वच्छता की देवी कहा जाता था, ये जो हाइजिया थी, एक बेटी क्या है, हाइजिया ना, ये क्या है, बेटी हैं जिन्हें स्वच्छता की देवी कहा जाता था। दूसरी बेटी कौन थी, तो दूसरी बेटी इयासो थी ना। इनको क्या कहा जाता था, इनको उपचार या बीमारी से मुक्ति की देवी, बीमारी से मुक्ति की देवी। तीसरी बेटी कौन थी,
तो तीसरी बेटी की बात करेंगे, वो बेटी थी एसेसो। तो हमने क्या समझा कि एक पौराणिक कथा ये है, इसमें क्या थे, एक राजा थे, राजा के पिता राजा कौन थे, उनका नाम था एस्क्लेपियस, और इन्हें चिकित्सा देवता कहते हैं ना, और इनके पिता का नाम अपोलो और इनकी माता का नाम कोरोनेस था। इनका जो एस्क्लेपियस थे इन्हें चिकित्सा देवता कहते हैं, और अपोलो और कोरोनेस ये माता पिता थे। एस्क्लेपियस की कई सारी पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी का नाम क्या था, उनमें से एक पत्नियों का नाम क्या था, एपियोन था। क्या था, एपियोन था। और इस जो एपियोन था, ये एपियोन किससे, एपियोस से बना है, ग्रीक भाषा के एपियोस से बना है, जिसका एपियोस का अर्थ होता है सुखदायक। यानी इसका एपियोस जो पत्नी थी उनका नाम, उनका अर्थ सुखदायक, और एस्क्लेपियस का अर्थ चिकित्सा देवता ना, एस्क्लेपियस का चिकित्सा देवता, एपियोस का सुखदायक। ठीक, अब चलिए देखते हैं एस्क्लेपियस की बात करेंगे। तो एस्क्लेपियस जो हमने क्या समझा कि ये एपियोस और एस्क्लेपियस ये दोनों से, ये पति पत्नी है, इन दोनों से इनकी 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी, 5 बेटियां थी, और 5 बेटियों में एक का नाम क्या था, हाइजिया था, जिन्हें स्वच्छता की देवी कहते हैं। दूसरे का नाम क्या था, यासो, जिन्हें क्या है, उपचार या बीमारी से मुक्ति की देवी कहते हैं। तीसरे का नाम क्या था, एसेसो। एसेसो को क्या बोलते हैं, ये उपचार प्रक्रिया की देवी, किसकी, उपचार प्रक्रिया की देवी। चौथे नंबर पर कौन थी, तो चौथे नंबर पर जो थी उनका नाम था एगल। एगल जो है ये अच्छे स्वास्थ्य की देवी थी, अच्छे स्वास्थ्य की देवी। ठीक है, और उसके बाद पेनेसिया, इन क्या है, पेनेसिया ये 5वीं बेटी थी, इनका नाम क्या था, पेनेसिया। और पेनेसिया क्या है, ये हिंदी नाम, ये क्या है, मतलब ये हिंदी नाम रामबाण है, ये सार्वभौमिक उपचार की देवी है। मतलब पेनेसिया क्या है, यानी सार्वभौमिक उपचार की देवी है। चलिए, ग्रीक क्या है, एक राजा थे एस्क्लेपियस और कोरोनेस। ठीक, एस्क्लेपियस और कौन है कि पति पत्नी थे एपियोन। एपियोन जो है एपियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है सुखदायक। इनके पिता अपोलो थे और माता कौन थी, कोरोनेस थी। और ये एस्क्लेपियस, इनकी कई सारी पत्नियां थी, उसमें एक का नाम एपियोस था। एस्क्लेपियस और एपियोन से क्या है, इनकी 5 बेटियां हुई। एक बेटी हाइजिया, जिनको क्या कहते हैं, स्वच्छता की देवी कहते हैं। दूसरी बेटी इयासो, जिनको क्या बोलते हैं, इयासो को क्या बोलते हैं कि उपचार या बीमारी से मुक्ति की देवी। तीसरी बेटी एसेसो, जिन्हें उपचार प्रक्रिया की देवी कहते हैं। चौथी जो है वो एगल थी, अच्छे स्वास्थ्य की देवी कही जाती है। और पेनेसिया जो है वो सार्वभौमिक उपचार की देवी कही जाती है। तो हमने क्या समझा, इनकी कितनी बेटी है, हाइजिया, इयासो, एसेसो, एगल, पेनेसिया, ये 5 बेटियां हैं। कौन, माता पिता कौन है, एस्क्लेपियस और कौन है, एपियोन। और दादा दादी कौन है, ये अपोलो और कौन है, कोरोनेस। ठीक, ये इतनी चीजें बस आप लोग याद रखिएगा। एसेसो की एक बेटी थी, हमने क्या समझा कि एसेसो एक बेटी थी, जिनके क्या है कि मतलब ये क्या है, एसेसो, इनके सिर क्या है, इनके पास सिर नहीं था, इनके पास क्या है, ये सिर नहीं था। ये उपचार और कल्याण प्रक्रिया की देवी थी। किसकी देवी थी, उपचार और कल्याण प्रक्रिया की देवी थी। एसेसो के पास क्या नहीं था, सिर नहीं था। तो ये आप लोगों ने समझा। चलिए आगे देखते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था। अब आगे क्या देखते हैं कि स्वास्थ्य विज्ञान का नाम वर्तमान में क्या है। स्वास्थ्य विज्ञान का वर्तमान में नाम, स्वास्थ्य विज्ञान का वर्तमान में नाम जो है वो प्रिवेंटिव एंड सोशल क्या है, मेडिसिन। स्वास्थ्य विज्ञान का वर्तमान में नाम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ये रखा गया है। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या ये स्वास्थ्य विज्ञान का वर्तमान में नाम है। फिर पर्यावरण स्वच्छता का नाम
क्या है कि पर्यावरण स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य। ये क्वेश्चन आए हुए थे कि स्वास्थ्य विज्ञान का वर्तमान में नाम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, उसके बाद पर्यावरण स्वच्छता का नाम पर्यावरण स्वास्थ्य है। ठीक है, WHO ने हेल्थ के लिए क्या है, एक लाइब्रेरी खोली है और ये इसके बारे में पूरी डिटेल WHO की जो है वो आप प्रसार शिक्षा में आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना ही है क्योंकि एग्जाम आपके सामने है। उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली है, ई लाइब्रेरी, जो कि किस नाम से है, एलिना ना, किस नाम से है WHO की लाइब्रेरी, एलिना के नाम से है। और इसमें क्या होती है, इसमें जो भी पोषण से संबंधित गाइडलाइन होती हैं इसी में क्या है, इसी में रख दी जाती है। कोई भी अगर स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित है तो इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो WHO की लाइब्रेरी का नाम, WHO की लाइब्रेरी खोली है, ई लाइब्रेरी बोल सकते हैं, ई लाइब्रेरी, उसका नाम क्या है, एलिना। क्या है, एलिना है। इसी में क्या है, पोषण से संबंधित गाइडलाइन जो है इसी में डाल दी जाती हैं, जहां पर आप क्या है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि WHO ने एक लाइब्रेरी खोली जिसे ई लाइब्रेरी बोलते हैं और ये लाइब्रेरी का नाम क्या है, एलिना ना। इसमें जो भी पोषण से संबंधित गाइडलाइन होती है इसी में यहाँ पर ही आप रख दी जाती है। अब उसके बाद हम लोग कुछ क्या है, स्वास्थ्य के बारे में समझेंगे कि स्वस्थ रहना ये क्या है, ये मनुष्य का मौलिक अधिकार है, मनुष्य का मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है। स्वस्थ रहना क्या है, मनुष्य का मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य चिकित्सा पर किया गया व्यय नहीं कहलाता, मतलब जो भी स्वास्थ्य चिकित्सा पर व्यय किया जाएगा वो व्यय नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि अगर इसको क्या करते हैं, इसको व्यय नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो बताइए समाज का विकास नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि स्वस्थ रहना क्या होता है कि स्वास्थ्य विकास का एक अंग है। अगर कोई व्यक्ति है कि अगर कहीं की आप एक कह सकते हैं कि कोई आबादी पूरी है, वो पूरी की पूरी किसी बीमारी से ग्रसित है ना। अब क्या है, जब वहां के लोग सब मनुष्य ही बीमार रहेंगे तो कोई अच्छे क्या है, कोई मतलब आप कह सकते हैं विकासपूर्ण जो भी कार्य होते हैं वो सब कार्य नहीं होंगे। तो स्वास्थ्य जो है वो विकास का एक अंग है। किसका अंग है, स्वास्थ्य विकास का एक अंग है। स्वास्थ्य किसका, विकास का अंग है। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य विकास का अंग है। स्वास्थ्य रक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी है, मतलब ये जिम्मेदारी है कि मनुष्य जो है वो स्वस्थ रहे, ये एक तरीके की सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में कुछ इसके पॉइंट देखे। स्वास्थ्य विज्ञान का वर्गीकरण करें तो स्वास्थ्य विज्ञान का वर्गीकरण उसको हम लोग देखेंगे वर्गीकरण, ये क्या है, ये 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। कितने, 4 भागों में कर सकते हैं। पहला क्या है, जन स्वास्थ्य, जिसको क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ, और इसको क्या है दूसरे नंबर पर, निरोधक चिकित्सा। तीसरे नंबर पर क्या है, सामाजिक चिकित्सा, और चौथे नंबर पर है सामुदायिक चिकित्सा। चलिए, हमने क्या समझा, स्वास्थ्य विज्ञान का वर्गीकरण किया जिसमें जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, निरोधक चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक चिकित्सा, ये 4 हैं। चलिए, हमने ये समझा पब्लिक हेल्थ, इसका नाम जो है बदलकर हमने क्या समझा, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, सामुदायिक स्वास्थ्य, यानी कह सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ रखा गया। इसका नाम बदलकर किसका, जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, इसका नाम बदलकर सामुदायिक स्वास्थ्य रखा गया ना। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा दायरा है कि लोगों को रोग से बचाने के लिए
क्या होते हैं कि या उनका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहे, कोई बीमारी ना हो, इसके लिए क्या है, इन सब पर क्या होता है कि इन सब पर काम किया जाता है। हमने क्या समझा कि स्वास्थ्य चिकित्सा के क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान के चार वर्गीकरण है, यानी 4 भागों में बटे हुए हैं। एक जन स्वास्थ्य, निरोधक चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा। जो जन स्वास्थ्य है, यानी आप जानते ही हैं जन स्वास्थ्य मतलब क्या है कि जनता, या आप पब्लिक बोल सकते हैं, पब्लिक हेल्थ। इसका नाम बदलकर सामुदायिक स्वास्थ्य रखा गया है। ऐसा दायरा है कि मतलब ये ऐसा दायरा जो लोगों को रोग से बचाने के लिए, और क्या है कि वो स्वस्थ रहे, उत्तम वातावरण मिले, इन सब पर क्या होता है कि इसमें प्रयास किया जाता है कि लोग क्या है कि लोग स्वस्थ रहे ना, कोई उनको बीमारी ना हो, इसके लिए यहाँ पर प्रयास किया जाता है। क्योंकि क्या है कि स्वास्थ्य जो है ये विकास का एक अंग है। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे कार्य होंगे, अच्छे निर्माण होंगे, और राष्ट्र का भी विकास होगा ना। तो स्वास्थ्य क्या है कि स्वस्थ रहना ये एक अपना मौलिक अधिकार भी है। तो ये हम लोगों ने जन स्वास्थ्य समझा। बात करेंगे किसकी, निरोधक चिकित्सा की। ये ऐसा साइंस है जिसका मतलब होता है बीमारी होने से पहले उपचार। ऐसा साइंस जिसका मतलब क्या है, बीमारी होने से पहले उपचार। तो ऐसा स्वास्थ्य है कि निरोधक चिकित्सा क्या है कि ऐसा स्वास्थ्य है जिसका मतलब है कि ऐसा साइंस है जिसका मतलब है बीमारी होने से पहले उपचार। यानी जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है, यानी टीकाकरण होता है ना, वो इसी के लिए होता है कि जैसे कि टाइफाइड है ना, और आप देख सकते हैं कि मतलब कई बीमारी से, चाहे वो टाइफाइड हो गया, टीबी, मलेरिया, मतलब जो भी टीके लगते हैं इसी वजह से कि बीमारी ना हो ना। आप कोरोना में देखिए टीके लगे कि कोरोना ना हो, तो आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें क्या है, टीकाकरण यानी निरोधक चिकित्सा। होने से पहले कौन ऐसा साइंस कि बीमारी होने से पहले जो है उसके पहले उपचार। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है, टीकाकरण। और आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, कोरोना। कोरोना क्या है, उसमें जब क्या है उसकी पहले टीका लग गया था कि कोरोना ना सबको ना हो। अब बात करेंगे सामाजिक चिकित्सा की। तो सामाजिक चिकित्सा, ये मनुष्य क्या है, हम लोग जानते ही हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कौन, मनुष्य। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह चिकित्सा समाज के मतलब आप कह सकते हैं कि यह चिकित्सा किसका, यह चिकित्सा मनुष्य को, यह चिकित्सा समाज में मनुष्य को एक अंग के रूप में देखता है। मनुष्य को एक अंग के रूप में देखता हो, यानी ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां मनुष्य बीमार ना हो। ऐसा वातावरण निर्माण किया जाए, ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां क्या है, जहां मनुष्य बीमार ना हो, जहां मनुष्य जिससे या बनाया जाए जहां मनुष्य या जिससे मनुष्य बीमार ना हो। तो ये क्या है, ये सब मतलब बीमार ना हो, ये सब क्या है, सभी सामाजिक पहलू हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक चिकित्सा, हमने निरोधक चिकित्सा देखी, ऐसा साइंस जो रोग के पहले क्या है, रोग होने के पहले उसके पहले उपचार कर दिया जाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल टीकाकरण। हमने जन स्वास्थ्य देखा, इसका नाम बदलकर सामुदायिक स्वास्थ्य कर दिया गया है। ऐसा दायरा जो लोगों को रोग मुक्त करे ना, लोगों को रोग मुक्त करे। उसके बाद हमने सामाजिक चिकित्सा देखी। ये सामाजिक चिकित्सा में देखिए, इसमें क्या है, ऐसी कोई बीमारी नहीं कि समाज में कोई बीमारी हो रोग से, नहीं। सामाजिक चिकित्सा जो सामाजिक कुरीतियां हैं, यानी ऊंच नीच ना, क्या है, ऊंच नीच, भेदभाव ना, ये सब क्या है, जातिवाद, ये सब ना हो, इन सब क्या है, ये सब ना हो, ये सब क्या होते हैं, बीमार करते हैं। ये सब भी क्या करते हैं कि बीमार करते हैं। कौन सी, ऊंच नीच, और क्या कि जातिवाद, और क्या, शिक्षा जो है वो सब तक जो है, शिक्षा जो है वो सभी को, मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना, चाहे वो गरीब बच्चे हो चाहे वो अमीर बच्चे हो, जो भी हो,
मतलब सब लोग क्या है पढ़ सकें, कोई भेदभाव ना हो। और क्या है कि सामाजिक चिकित्सा की बात हो रही है तो इसमें खाद्य असुरक्षा का समाधान भी करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक चिकित्सा के अंतर्गत खाद्य असुरक्षा का समाधान करना। आवास की स्थिति में सुधार, मतलब जो सामाजिक तकलीफें हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सामाजिक कठिनाइयों की वजह से मनुष्य जो है वो, मतलब आप कह सकते हैं उनको कठिनाई है, उनको तकलीफ है, उसको दूर करना, ये सब सामाजिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। ऊंच नीच भेदभाव, मतलब ऊंच नीच भेदभाव, कुरीतियां, जातिवाद, ये सब आप कह सकते हैं कि खाद्य असुरक्षा का समाधान करना और शिक्षा तक मतलब सबकी पहुंच करना, ये सब चीजें क्या है सामाजिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। बात करेंगे सामुदायिक चिकित्सा की, तो सामुदायिक चिकित्सा क्या होती है? इसका दायरा जो होता है वह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इसका दायरा होता है। अब इसका दायरा बहुत बड़ा है, ये जन स्वास्थ्य, इसमें ये तीनों आ जाते हैं, जन स्वास्थ्य आ जाते हैं, निरोधक चिकित्सा आ जाती है, सामाजिक चिकित्सा, ये तीनों इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर तीनों का समावेश होता है। इसमें सामुदायिक में तीनों का समावेश होता है, जन स्वास्थ्य, निरोधक चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा की, इसमें तीनों का समावेश होता है। यह जन समुदाय की चिकित्सा का पहचान निवारण करता है। किसकी? जो जन समुदाय की जो चिकित्सा है उसका पहचान निवारण करता है। सामुदायिक चिकित्सा के प्रमुख पहलू हो सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है? रोग की रोकथाम। पहला क्या है? रोग की रोकथाम। ये तो इसी के अंतर्गत था ना कि निरोधक के अंतर्गत। देखिए ये भी इसमें शामिल हो गया। क्या है? रोग की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा ना। दूसरा हो गया, तीसरे पॉइंट पर देखेंगे टीकाकरण अभियान। चौथे पे क्या देखेंगे कि परिवार नियोजन सेवाएं, स्वच्छता कार्यक्रम, परिवार नियोजन सेवाएं, स्वच्छता कार्यक्रम, दीर्घकालिक रोग प्रबंधन करना, मतलब दीर्घकालिक रोग जो है उसके लिए प्रबंधन करना ना। ये सब क्या है? ये सब इसके सामुदायिक के अंतर्गत आते हैं, सामुदायिक चिकित्सा के अंतर्गत। एक बार फिर समझते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान का वर्गीकरण जो है वो 4 भागों में किया है। पहला क्या है? पहला जन स्वास्थ्य है, जिसे पब्लिक क्या बोलते हैं? पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सामुदायिक स्वास्थ्य कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सामुदायिक स्वास्थ्य। निरोधक चिकित्सा, ऐसा साइंस जो बीमारी होने से पहले क्या करे? उसका उपचार करे, जैसा कि टीकाकरण। सामाजिक चिकित्सा, ये चिकित्सा समाज की कुरीतियों, ऊंच नीच भेदभाव, ये सब क्या है? जो जातिवाद वगैरह है तो होते हैं, सबको क्या है? शिक्षा तक, मतलब क्या है? सबकी पहुंच शिक्षा तक करना, कि सभी क्या है? सब पढ़ें, सब बढ़े, यही क्या है कि मतलब सब शिक्षा प्राप्त करें, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, गरीब अमीर पैसे इस तरीके से ना हो, इतनी सुविधा सबको दी जाए। तो ये क्या है? और ये हम लोगों ने सामाजिक चिकित्सा के अंतर्गत समझा। उसके बाद हम बात करते हैं सामुदायिक ना। इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसके अंतर्गत जन स्वास्थ्य, निरोधक चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा, ये तीनों आ जाते हैं। रोग की रोकथाम करना, स्वास्थ्य चिकित्सा, टीकाकरण अभियान, परिवार नियोजन सेवाएं, स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सब क्या होते हैं? दीर्घकालिक रोग प्रबंधन करना, सारी चीजें क्या होती हैं? इसी के अंतर्गत, सामुदायिक के अंतर्गत आती हैं। हमने जन स्वास्थ्य देखा, निरोधक चिकित्सा, सामाजिक चिकित्सा, और क्या है? सामुदायिक चिकित्सा के बारे में हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य के लक्षण, यानी हम कैसे समझें कि व्यक्ति जो है वो, चलिए देखते हैं हमने क्या समझा। स्वास्थ्य के लक्षण कि जो चीजें हम लोग देख के पता कर पाए कि वो व्यक्ति जो है वो बीमार है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी व्यक्ति का जो है, जैसे कि अगर वो बीमार है तो आप क्या करते हैं कि उसके लिए मतलब कोई जांच वगैरह, रिपोर्ट वगैरह देख के तब कहते हैं कि ये बीमार है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो देख कर रिपोर्ट वगैरह से नहीं, इसी तरीके से वो व्यक्ति अंदर से बीमार होता है। तो यही हम लोग समझेंगे कि स्वास्थ्य के लक्षण, स्वास्थ्य के लक्षण हम कैसे समझें कि व्यक्ति बीमार है। ये इसके 2 भाग हैं। कौन है? प्रत्यक्ष लक्षण। अगर व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष लक्षण में उचित वजन, लंबाई, भार का
सही वजन, मतलब अगर ये सब चीजें हैं स्वास्थ्य के लक्षण कि आप उसका लंबाई के अकॉर्डिंग क्या है, उसका भार जो है वो, मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग भार जो है वो सही है, एज के अकॉर्डिंग लंबाई के अकॉर्डिंग उसका भार सही है, तो वो क्या है, ये मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ है। उचित वजन है तो भी व्यक्ति स्वस्थ है। और क्या है कि अस्थि संस्थान ना, सही आंख, मतलब आंख वगैरह, अस्थि संस्थान वगैरह, बाल वगैरह सब देखने में हेल्दी लगे, तो वो व्यक्ति क्या है, ये सब देख के प्रत्यक्ष लक्षण ये सामने से दिखते हैं ना। कोई व्यक्ति है थोड़ा हेल्दी है, बहुत मोटा नहीं है, हेल्दी है, उसकी लंबाई के अनुसार क्या है, उसका वजन है, एज के अकॉर्डिंग वजन है, सब कुछ सही है, तो वो क्या है कि ये प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं अप्रत्यक्ष लक्षण की। अप्रत्यक्ष लक्षण, इसके अंतर्गत की बात करें तो यह हमें दिखाई नहीं देती, इसको क्या करते हैं, इसको करवाना पड़ता है, यह जो है दिखाई नहीं देती है, इसे करवाना पड़ता है, या आप कह सकते हैं परीक्षण, परीक्षण या बोल सकते हैं टेस्ट। इसे क्या है, टेस्ट करवाना पड़ता है, जिससे पता चलेगा कि इसके अप्रत्यक्ष लक्षण क्या हैं। जैसे पाचन तंत्र में कोई दिक्कत हो, हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत हो, कोई ब्लड से संबंधित दिक्कत हो, कोई ऐसी मतलब क्या है, कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो, प्रजनन तंत्र से संबंधित दिक्कत हो, तो ये सब क्या है, ये सब अप्रत्यक्ष लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। ये सब आप एक बार देखेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, किसको, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, आनुवांशिक। दूसरे नंबर पर क्या है कि आसपास का वातावरण। तीसरे नंबर पर क्या है, आप कह सकते हैं कि ये सब स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर क्या है कुछ मतलब स्वास्थ्य पर अगर अनुवांशिक चीजें सब कुछ सही है तो क्या है, व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। अगर आसपास का वातावरण सही है तो भी व्यक्ति सही रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं इसके अंतर्गत कितनी आती हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत क्या है, 3 है। उपचार, उपचार, निरोधक, निरोधक, जागरूकता। ठीक है। चौथे नंबर पर क्या है कि उसके बाद क्या है, ये आसपास का वातावरण, इसके अंतर्गत क्या है, आसपास के वातावरण के अंतर्गत कि 3 है। पहला क्या है, भौतिक, भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण और क्या है, सामाजिक वातावरण। ये 3 आसपास का वातावरण के अंतर्गत आती हैं। हमने पहला पॉइंट देखा, हमने क्या देखा, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, पहला आनुवांशिक हो गया ना, दूसरा आसपास का वातावरण। अगर आपका आसपास का वातावरण यानी भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण, सामाजिक वातावरण सब कुछ बढ़िया है तो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं, उपचार, निरोध, जागरूकता ये सब भी क्या करती हैं कि प्रभावित करती हैं। अगर जो है उपचार नहीं है सही तरीके से, आसपास हॉस्पिटल नहीं है और क्या है टीकाकरण की सुविधा नहीं है, क्या है जागरूक व्यक्ति जो है जागरूक नहीं है, तो ये सब क्या है, ये सब स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगी ना। अगर व्यक्ति जागरूक नहीं है, कितनी सारे टीके लगते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग टीके ही लगवाएं ना। उसके बाद क्या है कि जागरूकता हो गई। अब कितनी योजनाएं चलती हैं कि आप जो है फ्री में आप ये सब चीजें करवा सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से ये सब चीजें क्या है वो वहां तक पहुंच नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कितने लोग इन सब से क्या है होते हैं, योजनाओं वगैरह से लाभ उठाने से पीछे रह जाते हैं। उपचार जो है, उपचार की सुविधा आसपास हो, तो सारी चीजें जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, इसके अंतर्गत भौतिक के अंतर्गत देखा जलवायु ना, जलवायु चाहे वो क्या है जल हो वायु हो, ये सब क्या है अगर सब कुछ सही है स्वस्थ है तो कोई प्रभाव नहीं, मतलब क्या है इसके प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही चीजें आप देख सकते हैं कितनी सारी बीमारियां पर्यावरण से संबंधित हो रही है ना, बहुत से। अगर कहीं गंदगी फेंकी हुई है, गंदगी है, साफ सफाई नहीं की जा रही है तो भी 1000 बीमारियां पनपेंगी ना। तो अभी आप लोग इसके आगे देखेंगे भी कि हम लोग रोग के बारे में देखेंगे, जल से होने वाले या दूषित जल से होने वाले
क्या है, वायु से होने वाले रोग, ये सब होते हैं, कितने सारे रोग होते हैं। अब बात करेंगे जैविक की, तो इसमें फफूंदी, विषाणु, फंगस, ये सब चीजें आती हैं। फफूंदी, विषाणु और क्या आते हैं, जंतु। बात करेंगे इसमें सामाजिक में, तो रहन सहन का स्तर, और रीति रिवाज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। ये किसके अंतर्गत आया, आसपास के वातावरण के अंतर्गत। स्वास्थ्य सेवाएं हमने देखी। चौथे नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य। सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य, इसमें क्या होते हैं, 3 आते हैं। पहला है आर्थिक स्थिति सही हो है, तो आर्थिक स्थिति सही हो। दूसरे नंबर पर क्या है, शिक्षा। तीसरे नंबर पर क्या है, व्यवसाय। अब जैसे कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आपको ज्ञान नहीं है, तो भी आपको खाने पीने का ज्ञान नहीं है, अगर आप शिक्षित नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपको उसकी जानकारी नहीं है कब खानी चाहिए, आप देखिए कितनी सारी बीमारी हो रही, किसके साथ, यहाँ तक की भी इस चीज से होती है ना कि इसके साथ ये चीजें ना खाएं ना। जैसे कि अभी आप नॉर्मल देखिए कि कहा गया है कि दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए ना, क्या रीजन हो सकते हैं। तो जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो आपको सारी जानकारी होगी। क्यों कहते हैं कि बादाम जो है वो पानी में डिप कर दे, उसके बाद क्या है उसको मतलब भिगा कर उसकी छिलके को उतार कर उसके बाद खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए क्या चीजें हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, क्या चीजें नुकसानदायक है, किस तरीके से हम खाएं, कब कौन सी चीजें खाएं, ये सब चीजें शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। आर्थिक स्थिति सही हो, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति अगर सही है तो आप क्या है पौष्टिक चीजों का तब भी सेवन कर सकती हैं। अगर आपके पास खाने को ही पैसे नहीं है तो आप हरी साग सब्जियां हो गई, फल फ्रूट, ये सब कैसे खाएंगे ना। तो ये क्या है, ये भी प्रभाव डालते हैं किस पर, स्वास्थ्य पर। आर्थिक स्थिति प्रभाव डालती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो आप देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह नहीं ले सकते, फ्रूट नहीं ले सकते, ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते हैं ना। और क्या है कि आप हो सकता है एक टाइम दाल बना रहे हैं, दोनों टाइम खा रहे हैं, दालें नहीं ले सकते हैं, तो मतलब क्या है आप सूखा खा रहे हैं तो आपके शरीर में हजार सी बीमारियां होंगी, प्रोटीन की कमी होगी ना, और क्या है बी वगैरह की कमी होगी और आयरन की कमी होगी, ब्लड नहीं रहेगा। तो क्या है किसकी वजह से आ रही है, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से। हमने शिक्षा देखा। अब बात करेंगे व्यवसाय की। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो व्यवसाय कर रहा है, अब वो व्यवसाय कहाँ कर रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। कि व्यवसाय जो है कहीं कारखाने वगैरह में कर रहा है, कितने धुएं उड़ रहे हैं ना, उसमें कितनी सारी, कहीं मिट्टी वगैरह के अंदर बहुत नीचे गहराई में काम कर रहा है कारखाने वगैरह में। तो ये क्या है कि मिट्टी में कारखाने में अगर काम कर रहा है तो इन सब का प्रभाव क्या है, स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ये सब भी क्या करते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद और भी अलग से कुछ देख सकते हैं, तो रहन सहन का स्तर कैसा है, रहन सहन का स्तर। अगर आपके रहन सहन का स्तर ठीक है तो भी क्या है आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन अगर आपके रहन सहन का स्तर ठीक नहीं है तो भी क्या करेंगे कि आप अस्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि अगर आप कुछ चीजें और हैं, अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, व्यायाम करिए। आप क्या है आप अपना रहन सहन, उठने का टाइम निश्चित करिए कि मॉर्निंग में उठना है। अब आप देखिए रात भर सब लोग क्या है, ये रहन सहन का स्तर है ना कि हमारे पहले क्या है, पहले सब चीजें एकदम बिल्कुल टाइम टू होती थी ना, क्या तब सब लोग नहीं कमाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, काम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है ना, कि क्या रात में, और जिसके पास नहीं, जिसके पास सारी सुविधाएं भी हैं, उसके बाद भी लोग क्या कर रहे हैं कि रात भर 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं। कभी कभी कोई आर्थिक स्थिति की वजह से मतलब रात में ही क्या है नाइट ड्यूटी भी काम कर रहा है। तो ये सब क्या है, कोई चीजें सेट नहीं है। रात सोने के लिए बनी है लेकिन रात जो है वो सो नहीं रहे हैं ना, जो टाइम पे काम किया उसके बाद क्या है मोबाइल चला रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, ये सब रहन सहन के स्तर है। क्या किस पर प्रभाव डाल रहे हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये सब मतलब पहले ये सब चीजें नहीं थी, पहले भी काम थे, पहले भी सब चीजें थी, लेकिन आप कितनी चीजें जो है आप देख सकते हैं कि आप खाने से लेके, पीने से लेके हर चीज जो है तब भी सब कुछ पहले जो है वो फिक्स था,
सब कुछ टाइम सब फिक्स था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये क्या है, ये सब किस पर प्रभाव डालती है, स्वास्थ्य पर। अगर आप इसी को शिक्षा से जोड़ लीजिए तो ये कभी कभी ज्ञान के अभाव की वजह से है ना, कि ज्ञान नहीं है तो ही ऐसा कर रहे हैं। व्यवसाय की हमने समझी, तो ये सब क्या है कि हमने देखा रहन सहन का स्तर। उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर आप निद्रा सही से नहीं ले रहे हैं ना, नींद आ रही है तब भी आप क्या है कुछ काम करते जा रहे हैं, आपके काम करने का टाइम नहीं सेट है, जब काम करना चाहिए तब नहीं कर रहे हैं, जब नहीं करना चाहिए तब कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजें क्या है, निद्रा आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी ना, पाचन क्रिया भी नहीं सही होगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कुछ एकदम बिल्कुल भी टाइम, मतलब ये सब क्या करते हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अब हमने क्या देखा, ये सब इतनी चीजें देखी। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य। क्या देखेंगे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ। जैसा कि व्यक्तिगत की बात की जाए तो व्यक्तिगत, अभी तो हम लोग जन स्वास्थ्य ना सब कुछ पढ़ रहे थे कि जन स्वास्थ्य क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है, सब कुछ हमने देखा। अब बात की जा रही है व्यक्तिगत, यानी एक व्यक्ति खुद की बात की जा रही है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है कि हम स्वस्थ रहे ना, ये देखते हैं। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य में किसी एक व्यक्ति की बात होती है, किसमें, व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है, इसका जब खुद का ध्यान रखा जाए, जब किसका, खुद का ध्यान रखा जाए, ध्यान रखा जाए, जब एक खुद के व्यक्ति की बात हो रही है, जब व्यक्ति एक व्यक्ति की बात हो, किसकी बात हो, जब एक व्यक्ति की बात हो तो ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सब कुछ से आता है। देखिए स्वास्थ्य का मतलब ही है कि सिर्फ क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं। पहले तो हम लोगों ने देखा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, लेकिन क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सब तरीके से स्वस्थ होना क्या है कि व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, खुद का ध्यान रखा जाए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध किससे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और किससे, संवेगात्मक पक्षों से है, पक्षों से है। और उसकी बात करते हैं कि उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाएगा, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाएगा जो क्रमशः शारीरिक, जो क्रमशः शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन सबसे क्या है, इन सबसे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। दोस्तों व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है किसी व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य है, मतलब किसी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य है और जिसे वह क्या है, सदैव उत्तम रखना चाहता है। ये हम लोगों ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात की। ये खुद के लिए बात की जा रही है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बात की जा रही है। वो व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक, इन सबसे क्या है, संवेगात्मक रूप से क्या है, सभी पक्षों से स्वस्थ हो तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाएगा। अच्छा अब देखते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अगर व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कुछ आवश्यकताएं जो है वो उसकी निम्न होती हैं। कौन सी, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यकताएं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकताएं जिससे क्या है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और व्यक्ति जो है वो खुद स्वस्थ रहे। तो पहला क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। क्या है, व्यक्तिगत
स्वास्थ्य एवं दूसरे नंबर पर देखेंगे तो आहार एवं पोषण संबंधी आदतें, आहार एवं पोषण संबंधी आदतें। तीसरे नंबर पर है स्वच्छ वातावरण। चौथे नंबर पर क्या है कि मौसम व वस्त्र। पांचवें नंबर पर है व्यायाम व विश्राम। छठे नंबर पर है दवाई व मादक पदार्थों का दवाई व मादक पदार्थों का कुप्रभाव। ठीक है, तो हमने क्या समझा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकताएं। ये सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आहार एवं पोषण संबंधी आदतें, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, मौसम व वस्त्र, मौसम के अनुसार क्या होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए, और व्यायाम व विश्राम। ये सब चीजें क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम, इसमें देखेंगे कि नियम क्या है, अच्छी आदतें होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए कि पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, विश्राम व निद्रा अच्छी लें। यही सब तो नियम हो सकते हैं एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। वो मतलब व्यायाम करें मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में करें, वो मॉर्निंग में उठे, उनके सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। बाहर की क्या है, बहुत ऑयली वगैरह बाहर के इस तरीके के भोजन ना लें। वो क्या है कि काम करें, एक्टिव रहें ना। ये सब चीजें, हम क्या खा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए निद्रा आवश्यक होती है। थकान दूर कर, अगर आप बहुत थक जा रहे हैं तो उसी हिसाब से क्या है, थोड़ा सा रेस्ट करें। तो ये सब चीजें व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, ये सब नियम होते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, पब्लिक स्वास्थ्य। पब्लिक स्वास्थ्य। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात की तो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही थी। यहाँ पर पब्लिक, यहाँ पर सबके लिए बात हो रही है, किसी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए। किसी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों, किसी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से है, के सामूहिक स्वास्थ्य से है। किसी एक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य से होता है, मतलब हर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वास्थ्य से होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि जिसका उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं होता है। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य में, यानी आप कह सकते हैं पब्लिक स्वास्थ्य में ऐसा नहीं है। पब्लिक स्वास्थ्य में क्या होता है कि सामूहिक स्वास्थ्य की बात होती है, यहाँ पर सब रहे। तो अगर बात की जाए, इसको शॉर्ट में देखा जाए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में क्या है, एक व्यक्ति स्वस्थ रहे या खुद जो है वो स्वस्थ रहे, खुद स्वस्थ रहे। और बात की जाए अगर पब्लिक स्वास्थ्य की, तो पब्लिक स्वास्थ्य ना, पब्लिक स्वास्थ्य का संबंध क्या है, सामूहिक स्वास्थ्य है। क्या है, सामूहिक स्वास्थ्य, मतलब हर एक व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति, यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहे। ये क्या है, पब्लिक स्वास्थ्य है, या आप कह सकते हैं कि पब्लिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में यही अंतर है। अब बात करते हैं कि जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं। जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं क्या है उसको देखेंगे। चलिए इसको समझते हैं। जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं क्या हैं, इसको देखते हैं। क्या है कि स्वस्थ रहने के लिए जनता की निम्नलिखित मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, वो कौन सी हैं। पहले पॉइंट में देखेंगे कि स्वच्छ वायु, शुद्ध जल ना, ये सब क्या है, ये सब मिले क्या क्या, आप कह सकते हैं शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, और क्या, उचित आवास
और कह सकते हैं स्वच्छ वातावरण हो। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे स्वच्छ और शुद्ध भोजन। स्वच्छ और शुद्ध सेम वही चीजें हैं जो अगर आप उसी से इसको मतलब क्या है कि आप इसको समझ लीजिए कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अगर हर एक व्यक्ति यही व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहने लगे तो सभी तो स्वस्थ रहेंगे, तो जो उसमें चीजें आती हैं वही इसमें आती हैं। तीसरे नंबर पर देखेंगे क्या, स्वच्छ और शुद्ध भोजन। ये तो हमने देखा ही, स्वच्छ और शुद्ध भोजन। और क्या है, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा एवं क्या है, चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि क्या है आवश्यकताएं हैं, ये सब चीजें, इन सब चीजों से क्या है व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अब देखेंगे क्या है कि जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य। जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य, तो जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसके कार्य जो हैं वो मतलब आप कह सकते हैं कई कार्य हैं। जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य। चलिए इसको देखते हैं कि जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य क्या हो सकते हैं। तो इसके द्वारा जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित सरकार द्वारा काम किए जाते हैं ना, कि जनता जो है वो स्वच्छ रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख करना। किसकी? प्राथमिक स्वास्थ्य की देखरेख करना। नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या, रोगों से बचाव तथा उपचार। रोगों से बचाव तथा उपचार। थर्ड नंबर पर क्या है कि स्थानीय वातावरण को शुद्ध करना। स्थानीय वातावरण को शुद्ध करना। और क्या है, फोर्थ नंबर पर क्या है, संक्रामक रोगों की जानकारी। संक्रामक रोगों की जानकारी। संक्रामक रोगों की जानकारी तथा उन पर नियंत्रण। पांचवें नंबर पर क्या है माताओं एवं शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा। माताओं एवं शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य हेतु नागरिकों में जागरूकता। स्वास्थ्य हेतु नागरिकों में जागरूकता। दुर्घटनाओं के लिए शीघ्र क्या करना कि शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा। और परिवार कल्याण जिसमें क्या है परिवार नियोजन तथा परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य। ये सब क्या है इसके अंतर्गत आते हैं कि जन स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य क्या होना चाहिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य जो है उसकी देखरेख हो ना, उसकी देखरेख करना, रोगों से बचाव तथा उपचार। और क्या होता है स्थानीय वातावरण को शुद्ध करना, कि अगर आसपास के वातावरण सभी शुद्ध रखें तभी क्या है। अब आप देखिए इतने सारे पेड़ कट जा रहे हैं ना, कितने सारे पेड़ कट रहे हैं, लेकिन लगाने क्या उतने पेड़ लग रहे हैं। अगर सबके अंदर ये चीजें आ जाए कि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो क्या है उसके बदले हम लगाएं, सोचिए कितने पेड़ कट जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम पेड़ उतने लगाएंगे, हमने 10 पेड़ लगाए, कोई जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लग जाए ना, लेकिन काटने में समय नहीं लग रहा है, लेकिन लगने में कितना समय लगता है, उसके बड़े होने में कितना समय लग रहा है। तो क्या हो रहा है, ये सब चीजें क्या है नुकसान है ना स्वास्थ्य से संबंधित। और आप देखिए कितनी सारी बीमारियां हो रही, मतलब ऑक्सीजन की, कोरोना में क्या था, ऑक्सीजन की दिक्कतें होने लग रही हैं ना,
कोरोना में ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, तो मतलब अब आप सोचिए कि सांस लेने की दिक्कत हो रही है, इतना वातावरण जो है किस तरीके से हो चुका है, पेड़ इतने कट रहे हैं कि ऑक्सीजन की समस्याएं आती हैं। तो ये क्या है, ये सब क्या है, इससे मतलब ये सब चीजें होनी चाहिए कि स्वास्थ्य से संबंधित कि सबके अंदर ये सब चीजों की जागरूकता हो। अगर कोई इस तरीके से नुकसान कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए, बहुत ज्यादा पेड़ों को न काटा जाए, उसको नुकसान न पहुंचाई जाए, इस तरीके से होना चाहिए। स्थानीय वातावरण को शुद्ध करना, आसपास अगर इस तरीके से कूड़ेदान वगैरह रखा हुआ है तो आप उसमें कूड़ा फेंकिए ना, इस तरीके से पॉलिथीन वगैरह का कम यूज करिए। सरकार भी योजनाएं चला के क्या करेगी कि जो यूज कर रहे हैं, आप देखिए जिस टाइम प्लास्टिक बंद हुआ था उसके क्या है, चोरी से सब बेच रहे थे। तो क्या है, ये सब चीजें क्या है कि जब आपके आसपास का वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा, हजारों बीमारियां होंगी। कितने जानवर ऐसे रोड पे टहलते रहते हैं, वो प्लास्टिक खा लेते हैं, वो क्या है, ये सब नुकसान ही तो है वातावरण को। उसके बाद संक्रामक रोगों की जानकारी तथा उन पर नियंत्रण, संक्रामक रोगों की जानकारी होनी चाहिए। टीकाकरण का है कि उसके बारे में जानकारी हो कि कब टीका लगवाना है, तो ये सब के बारे में क्या होने से कि अगर ये सब की जानकारी हो तो क्या हो सकता है कि जन जो है पब्लिक क्या है स्वस्थ हो सकती है या जन स्वास्थ्य हो सकता है। माताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य हेतु नागरिकों में जागरूकता, सबके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। और क्या है, दुर्घटनाओं के लिए शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा, दुर्घटनाओं के लिए क्या होनी चाहिए, शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ जानकारी, अगर व्यक्ति देखिए जानकार नहीं रहेगा तो चोट लगी, ब्लड निकल रहा है, जब तक वो क्या है हॉस्पिटल लेके पहुंचे तब तक क्या है कि सामने वाला वो गुजर गया ना। तो क्या है, कुछ प्राथमिक चिकित्सा यानी उपचार करना, इस तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमने इसको देखा। अब हम लोग देखेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या होता है, कि स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य को देखेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, चलिए इसको देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे तो व्यक्ति तथा राष्ट्र की उत्तम स्वास्थ्य, यानी उसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति और क्या है, व्यक्ति और राष्ट्र दोनों स्वस्थ रहें, कि उत्तम स्वास्थ्य ना, व्यक्ति राष्ट्र की उत्तम स्वास्थ्य। उसके बाद जनसाधारण की वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ, जनसाधारण की वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाभ यहां पर लिख सकते हैं कि प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनसाधारण की क्या है कि आप कह सकते हैं देशी विदेशी संगठनों, आंदोलनों, देशी विदेशी संगठनों, आंदोलनों, उपलब्ध सेवाओं कार्यक्रम से अवगत कराना, कार्यक्रम से अवगत करना या आदि। ठीक है, जन स्वास्थ्य का अर्थ किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से है, ये हम लोग जानते ही हैं कि व्यक्ति राष्ट्र की उत्तम स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य है कि सभी स्वस्थ रहें, चाहे वो हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, यानी क्या है कि सभी स्वस्थ रहें। तो हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो क्या है, सब कुछ समाज जो है वो पब्लिक जो है वो स्वस्थ रहेगा। जनसाधारण की वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ प्रदान करना, और क्या है कि जनसाधारण की देशी विदेशी संगठनों, आंदोलनों, और क्या है उपलब्ध सेवाओं तथा कार्यक्रम से सभी को अवगत कराना, ये सब क्या है इनके उद्देश्य है। अब ऐसी संस्था जो स्वास्थ्य से संबंधित काम करती है, तो इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है, दूसरे नंबर पर देखेंगे तो रेड क्रॉस सोसाइटी, एक WHO है जो स्वास्थ्य से संबंधित क्या है, कह सकते हैं कि ऐसी संस्था जो स्वास्थ्य से संबंधित है, ये स्वास्थ्य से संबंधित संस्था, ये कह सकते हैं। पहला WHO है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ना, 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय कहाँ है,
जेनेवा। बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो ये क्या है, स्थापना कब हुई थी? 1920। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी अलग है, तो 1920 में इसकी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका जो है ये जो संस्था है किसके लिए काम करती है? तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये प्राकृतिक आपदा में है, प्राकृतिक आपदा। और क्या होता है, यह नगरों, मातृ कल्याणों, महिलाओं, मतलब आप कह सकते हैं नगरों में मातृ कल्याणों, कहाँ? नगरों में मातृ कल्याणों या मातृ कल्याण, नगरों में मातृ कल्याण, और क्या? केंद्रों, नगरों में मातृ कल्याण केंद्रों के द्वारा अनाथालयों, महिलाओं व बच्चों के अस्पतालों में निःशुल्क औषधि तथा क्या? दुग्धचूर्ण वितरित करता है, दुग्धचूर्ण वितरित करता है। कैसी संस्था है? तो राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है ना। तो ये हम लोगों ने WHO पढ़ा। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जिनेवा है। और इसी के द्वारा हमने देखा कि ई लाइब्रेरी एलिना है ना, जिसमें सारे पोस्टर से संबंधित जो भी कार्य, जो भी क्या होते हैं कि डाटा वगैरह होते हैं, वो सब क्या होते हैं, उसी में डाल दिए जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1920 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली है। ये राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय संस्था है जो किसमें काम करती है? प्राकृतिक आपदा में ये कार्य करती है। उसकी मतलब आप उनकी उसमें हेल्प करती है। नगरों में मातृ कल्याण केंद्रों के द्वारा अनाथालयों, महिलाओं व बच्चों के अस्पतालों में निःशुल्क औषधि और क्या? दुग्धचूर्ण क्या करती है कि वितरित करती है। ये हमने देखा। अब हम लोग तीसरे नंबर पर देखेंगे क्या? केयर क्या करती है? ये गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है। ये आहार संबंधी समस्याओं का समाधान करती है। किसमें? आहार संबंधी समस्याओं का समाधान करती है ना। उसके बाद क्या करती है? ये कब? भारत में 1950 से काम कर रही है। कौन? केयर। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? जन स्वास्थ्य के मार्ग में बाधाएं कौन सी आती हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जन स्वास्थ्य के मार्ग में बाधाएं, बहुत रीजन है उसके आने की। अब मतलब आप लोग के सामने पता नहीं ऐसे लोग मतलब मिले होंगे, लेकिन मेरे सामने तो ऐसे बहुत से लोग मिले कि क्या कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, नहीं, ये सब सही नहीं है ना, टीका नहीं लगवाएंगे। सरकार ये जो अभी देखिए कोरोना में ही कितने लोग टीका में तो इतना ज्यादा कि इससे बीमार हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मतलब कितनी बातें आई ना। और क्या है कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भी टीबी वगैरह, तपेदिक चीजें के लिए जो टीके लगते हैं, चेचक वगैरह के लिए, टाइफाइड, तो ये सब क्या होते हैं कि टीका नहीं लगवाएंगे ना, डीपीटी का टीका। तो वो लोग क्या करते हैं कि टीका नहीं लगवाते। वो लोग का मानना क्या है कि कुछ रूढ़िवादी, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, रूढ़िवादी की वजह से, रूढ़िवादी होते हैं इस वजह से नहीं लगवाते। जन स्वास्थ्य के मार्ग में बाधाएं। पहला क्या है कि रूढ़िवादिता। कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं, इस वजह से टीका नहीं लगवाते। और भी बहुत सी चीजें हैं कि नहीं। अब ये आप देखिए कि रूढ़िवादी किसी किसी के घर की परंपरा होती है। अभी मतलब नॉर्मल ऐसी कि मतलब कहीं कहीं की परंपरा है, नहीं एक लड़का चाहिए ना, लड़के की वजह से कितनी जनसंख्या में वृद्धि होती है। फिर क्या होता है कभी कभी कि मतलब आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे ना, जितने लड़के हो रहे हैं होने दो। क्या है ये सब? क्या है
ये सब रूढ़िवादी, बहुत सी ऐसी रूढ़िवादी मतलब क्या आप कह सकते हैं धारणाएं हैं, जिसकी वजह से हर मतलब बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सी, सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, बहुत सी ऐसी हर क्षेत्र में समस्याएं आती हैं। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र नहीं, और भी कई समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। रहने की दिक्कतें होंगी ना, रहने की दिक्कतें, खाने की दिक्कतें। अब आप देखिए कि मतलब जितने पहले आपको जमीन दिखते थे, हर जगहों पे खाली स्थान दिखते थे, अब सब क्या है, घर बनते जा रहे हैं, सब जगहों पे घर बनते जा रहे हैं, पेड़ काट काट के घर बन जा रहे हैं। तो ये सब क्या है कि हमने क्या समझा, रूढ़िवादिता। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव क्या हो सकता है। तीसरे नंबर पर जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, अरुचि एवं स्वास्थ्य संगठनों में चिकित्सा, स्वास्थ्य संगठनों में चिकित्सा। तो हमने क्या समझा कि शिक्षा का अभाव, अगर आपकी क्या है, शिक्षा का अभाव है, आपको जानकारी नहीं है, तो इसमें क्या है, अगर आपको जानकारी नहीं कैसे खाना चाहिए, तो ये क्या है, जन स्वास्थ्य में बाधाएं आएंगी ना। उसके बाद क्या है, जन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि एवं स्वास्थ्य संगठनों में चिकित्सा। तो जन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि है, आपको जो भी मतलब कि सब लोग स्वस्थ रहें, मतलब आपको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, कि मतलब आप कूड़े ले रहे हैं, ऐसे रास्ते पे फेंक दे रहे हैं। अभी देखिए मतलब गली गली में आपको गंदगी मिलेगी, क्या वो मतलब कोई और थोड़ी ना गंदा कर रहा है, वहां के रहने वाले लोग ही गंदा कर रहे हैं ना। अगर वो लोग कूड़ा उठा के एक डस्टबिन में डाले तो बाहर इतनी गंदगी ही नहीं आएगी, नाली जाम हो जाती है, तो मतलब बहुत सारे वहां पर नाली जाम हो जाएगी, गंदा लगेगा, मच्छर पनपेंगे तो हजार बीमारियां होंगी। तो क्या है, सब जो है उसके प्रति आपको अरुचि है, एवं स्वास्थ्य संगठनों में चिकित्सा। तो ये सब क्या है, ये सब जन स्वास्थ्य के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। अब हम देखते हैं जन स्वास्थ्य के रक्षक। ये रक्षक का अर्थ क्या होता है, रक्षा करने वाला। जन स्वास्थ्य रक्षक, जन स्वास्थ्य रक्षक, रक्षक का अर्थ क्या होता है, रक्षा करने वाला, यानी प्रत्येक 1000 आबादी वाले गांव में, आबादी वाले, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, प्रत्येक गांव में एक कितना, एक क्या होना चाहिए, जन स्वास्थ्य रक्षक होता है, जो गांव का ही व्यक्ति होता है, जो गांव का ही व्यक्ति होता है। हमने क्या समझा कि जन स्वास्थ्य रक्षक क्या है, कि प्रत्येक 1000 कितनी, 1000 आबादी में एक क्या होते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक रखे जाते हैं। रक्षक मतलब होता है रक्षा करने वाला, और वो जो होगा वो गांव का व्यक्ति ही होगा। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं चल चिकित्सालय। ये चल चिकित्सालय क्या होती है, तो चल चिकित्सालय होती है कहीं कहीं नगर पालिकाओं या राजकीय अस्पतालों, मतलब उसमें क्या होती है, देखिए चल चिकित्सालय में, इसमें सारी सुविधा, चल चिकित्सालय, इसमें सारी सुविधा, जैसे एक वैन रहती है, वैन, उसी में सारी सुविधा रहेगी, उसमें नर्स रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, मतलब तत्काल चिकित्सा आपको प्रेजेंट टाइम जो है आपको उपचार, प्राथमिक उपचार आप कह सकते हैं, वो दिया जा सके। तो एक वैन होगी, और उसमें क्या होता है कि ये जो होती है, ये कहीं कहीं नगर पालिकाओं एवं राजकीय अस्पतालों की ओर से चलते हैं, कहीं कहीं किससे, नगर पालिकाओं एवं किसकी तरफ से, राजकीय अस्पतालों की ओर से चलते हैं, की ओर से, मतलब इसका चल चिकित्सालय का प्रबंध किया जाता है, चल चिकित्सालय का प्रबंध किया जाता है। इसमें इसका प्रबंध किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, 1 या 2 डॉक्टर और क्या होते हैं कि कंपाउंडर, नर्स, ये सब होते हैं ना। जहां पर दुर्घटना होती है, कोई जरूरत होती है, वहां पहुंचकर ये क्या करते हैं, तुरंत उपचार करते हैं।
तो ये क्या हो गई, चल चिकित्सालय। हमने क्या देखा कि रक्षक देखा, क्या कौन से रक्षक, हमने देखा जन स्वास्थ्य रक्षक। रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। प्रत्येक गांव की 1000 आबादी पर एक जन क्या है, जन स्वास्थ्य रक्षक रखे जाते हैं और वो क्या है, गांव का ही व्यक्ति होता है। चल चिकित्सालय क्या होता है, ये नगर पालिकाओं और राजकीय अस्पतालों की ओर से चल चिकित्सालय का प्रबंध किया जाता है। ये एक वैन होती है, उसमें 2 डॉक्टर और कंपाउंडर नर्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, जहां पर दुर्घटना होती है दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर वहां पर वो उपचार करते हैं। अब देखते हैं जन स्वास्थ्य में बाधक तत्व। तो पहला क्या हो सकता है इसमें, रूढ़िवादिता हो सकती है। शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादिता हमने देखा इसमें क्या है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ये क्या है, ये रूढ़िवादी परंपरा है। हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, हम यही मेरी जान ही क्यों चली जाए लेकिन हम यहाँ घर पे ही रहेंगे। तो पहला क्या हो सकता है, रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता। दूसरे पॉइंट पे क्या हो सकता है, शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव आप लोग जानते ही हैं, शिक्षा का अभाव ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर होगा संगठन, संगठन, सेवाओं की निष्क्रियता, सेवाओं की निष्क्रियता। चौथे नंबर पर देखते हैं तो ये क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि। चलिए एक एक करके इसको एक एक पॉइंट को समझते हैं। अब इसको समझेंगे क्या है कि हमने क्या समझा कि रूढ़िवादी परंपरा कि हम क्या है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हमारी जान भले ही घर पे चली जाए, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे ना, इस तरीके से ऐसे नहीं, हम हमारे घर में नहीं होता, इस तरीके से नहीं होगा। तो ये क्या है, ये रूढ़िवादी परंपरा है। शिक्षा का अभाव कि आपको मतलब शिक्षा का अभाव है, आपको ज्ञान नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई तो उसका उपचार कैसे करना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, आपको ज्ञान मतलब अगर डॉक्टर कुछ बता रहे हैं तो उसको मानना चाहिए ना, कि मतलब हम दवा नहीं खाएंगे, हम क्या है अंग्रेजी दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें ये जो है मछली का तेल वगैरह ये सब मिला होता है, मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे कि हम शिक्षा के बाद हम दवा नहीं खाएंगे और व्यक्ति क्या है बीमार हो जाएगा। संगठन और क्या है, सेवाओं की निष्क्रियता ना। तो अगर जो संगठन है, जो सेवाएं हैं वो निष्क्रिय हो ना, वो निष्क्रिय हो और क्या है मतलब जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ सबको नहीं दिया जा रहा है, वो क्या है ज्ञान की वजह से वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वो क्या है जो संगठन, अच्छी बात बताइए, सरकार कोई योजनाएं चला दे रही है ना, अगर वो योजनाएं जो हैं चल तो रही हैं लेकिन जो उसके बीच में जो कार्य करते हैं वो लोग क्या है, वो लोग आप तक मतलब सही तरीके से आप तक कार्य न करें, सही तरीके से आप तक पहुंचाए ना बात को, आपको सही मेडिसिन ना दें, तो क्या क्या वो योजनाएं सफल हो पाएंगी, नहीं ना। तो ये संगठन एवं सेवाओं की निष्क्रियता हो गई। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो होती है ये तो कई चीजों का कारण है ना। जनसंख्या वृद्धि हमने कहा कि पहले क्या थे, आप देखते थे खाली स्पेस आपको बहुत मतलब मिलते थे, अब सारी जगहों पर पेड़ काट के मतलब रोजगार की दिक्कत, खाने की दिक्कत, हजार बीमारियां, सब कुछ दिक्कतें आ रही है ना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की वजह से। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि में एक हमको इस तरीके से कुछ दोहा याद आ रहा है, उसमें क्या है कि यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का तो कुछ सवाल आगे आएंगे बड़े बड़े, सोने को किंचित धरा पर मिले नहीं, मजबूरन हम सब सोएंगे खड़े खड़े। तो ये किसी की मतलब ये लाइन है, हमने आपको बताया कि मतलब ये लाइन कितनी अच्छी है, जो कि वाकई अगर जनसंख्या वृद्धि से बात की जाए तो इसी से बिल्कुल भी मतलब यही है कि यदि यही रहा क्रम बच्चों के उत्पादन का तो कुछ सवाल आगे आएंगे बड़े बड़े, सोने को किंचित धरा पर मिले नहीं, मजबूरन हम सब सोएंगे खड़े खड़े। तो मतलब जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है, इसको रोकना, ये सब चीजों को मतलब जानना कि जनसंख्या वृद्धि कैसे रुकेगी, मतलब ये सब चीजें सरकार अगर योजनाएं चला रही है, सरकार कोई प्रयास कर रही है तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध रखें, वहां पर आप पेड़ न काटें, आप इस तरीके से मतलब हर चीजें क्या है हर व्यक्ति का कर्तव्य है, सिर्फ क्या है एक का कर्तव्य नहीं है, ये सब चीजें जो है हर व्यक्ति के कर्तव्य की बात होती है। हमने क्या देखा, जन स्वास्थ्य में आने वाली ये बाधक तत्व है। ठीक, तो आज की क्लास ये हेल्थ साइंस की, यानी हमने क्या देखा कि स्वास्थ्य चिकित्सा। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल इसी मतलब क्या है हेल्थ साइंस में और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।